हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम वांट ऑफ फैक्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यदि जल का परासरण दाब 27 डिग्री पर 0.75 एटमॉस्फेरिक हो तो 2.5 लीटर जल में घुले CaCl2 जिसका I वांट ऑफ गुणांक हमको दे दिया गया है कि मात्रा परिकलित कीजिए। मात्रा परिकलित कीजिए यानी कि इसमें हमें निकालना है WB। अब WB कैसे निकलेगा परासरण दाब के सूत्र से, चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन वैल्यू है, हमें क्या क्या दिया गया है वो देखते हैं। हमें दिया गया है जल का परासरण दाब यानी कि हमें पाई की वैल्यू दे दी गई है जो कि है 0.75 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर हमें ताप दिया गया है, टेम्परेचर हमको दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर में चेंज करें तो यहाँ पर 273 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300 केल्विन। अब हमें दिया गया है जल की मात्रा यानी कि हमको WA इज इक्वल्स टू दे दिया गया है। WA इज इक्वल्स टू है 2.5। WA यहाँ पर यूज़ नहीं आता है, यहाँ पर हमें आयतन दिया गया है यानी कि हमें V दे दिया गया है 2.5 लीटर। हमें I की वैल्यू दे दी गई है, I इज इक्वल्स टू है 2.47। अब हमें ज्ञात करना है WB। हमें पता है इसमें परासरण दाब दिया गया है तो इसमें परासरण दाब का फॉर्मूला लगेगा। परासरण दाब होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। यहाँ पर अगर वांट हाफ गुणांक के लिए यदि हम देखें तो हो जाएगा I इंटू CRT। तो यहाँ पर हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है I की। R की वैल्यू हमें पता है, R की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक। यहाँ पर T की वैल्यू भी हमें दी गई है और पाई की वैल्यू भी दी गई है। लेकिन C, यहाँ पर C का मतलब क्या है, C का मतलब होता है NB/V यानी कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या। हमें पता है कि विलयन कितना है, कितने लीटर है, हमें V भी दे दिया गया है 2.5, लेकिन हमको NB नहीं दिया गया है यानी कि हमें पहले NB निकालना होगा। और NB का फॉर्मूला हमको पता है, NB का फॉर्मूला होता है WB/MB। तो इस तरह से हमें, चूंकि इसमें CaCl2 का निकालना तो CaCl2 का हम MB निकाल सकते हैं। अगर हमको NB मिल गया तो हम WB भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई है पहले उसको लिख देते हैं। यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज़ आएगा, पाई इज इक्वल्स टू I इंटू NB/V इंटू R इंटू T। अगर हमें ये ज्ञात करना हो, ये निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NB इज इक्वल्स टू पाई इंटू V/I इंटू R इंटू T। तो यहाँ पर यदि हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसको मान रख लेते हैं। पाई की वैल्यू है 0.NB इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू V है यहाँ पर 2.5 अपॉन I की वैल्यू हमें दे दी गई है जो कि है 2.47 इंटू R की वैल्यू हमें पता है 0.0821 इंटू T की वैल्यू भी दी गई है 300 केल्विन। यहाँ पर कैलकुलेट करने पर हमें मिलती है वैल्यू 0.0308। यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, NB की वैल्यू मिल गई है। अब हमें NB की वैल्यू मिल गई है, NB की वैल्यू मिल गई है, MB की वैल्यू हम निकाल सकते हैं तो हम WB की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। यहाँ पर MB यदि हम निकालें तो MB CaCl2 के लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए होता है 111 ग्राम पर मोल। इसकी वैल्यू होती है 111 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर यदि हमें WB निकालना है तो WB इज इक्वल्स टू हो जाएगा NB इंटू MB
यहाँ पर NB हमने निकाला था, ज्ञात किया था, तो NB की वैल्यू आई थी 0.0308 इंटू MB की वैल्यू है 111। इसे कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 3.42 ग्राम, यानी कि इसकी मात्रा, कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा जो है वो है 3.42 ग्राम। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित विलयनों को वॉन्ट हाफ गुणांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी किसका वॉन्ट हाफ गुणांक सबसे ज़्यादा है। ये क्वेश्चन पूछा गया था RBSc 2012 में, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए, हमको 4 पदार्थ दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि किसका वॉन्ट हाफ गुणांक सबसे ज़्यादा है। हाँ, जितनी ज़्यादा अणुओं की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा वॉन्ट हाफ गुणांक होगा। हमने विलय को विलायक में घोला, यदि जो विलय के अणु हैं वो बढ़ जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतनी ज़्यादा उसका वॉन्ट हाफ गुणांक होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि CaCl2 जो है वो बटता है 3 अणुओं में। हमने डाले कितने, हमने इसके डाले थे 1 अणु, लेकिन ये जब विलायक में घुल जाता है तो 3 अणुओं में विभक्त हो जाता है। एक होता है Ca का, 2 हो जाते हैं Cl2 की। यहाँ पर यदि KCl के लिए देखें तो यहाँ पर हमें 2 अणु मिलते हैं, हमने डाला 1 लेकिन मिला कितना, 2। यहाँ पर यदि हम देखें तो Al2SO4 होल थ्राइस, हमें टोटल 5 अणु मिल रहे हैं जब हम उसको विलय को विलायक में घोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो इसका जितना डालते हैं उतने के उतने अणु उसमें रहते हैं, यानी कि इसका वियोजन नहीं होता है। इन सब का वियोजन हो रहा है, लेकिन यदि हम बढ़ते हुए क्रम में देखें तो सबसे कम तो वॉन्ट हाफ गुणांक हो जाएगा इसका। इनकी सबकी सांद्रता समान है, 0.1 m 0.1 m, लेकिन किसका कितना वियोजन हो रहा है उस बात पर डिपेंड करता है वॉन्ट हाफ गुणांक। जिसका जितना ज़्यादा वियोजन होगा, जितने ज़्यादा अणु मिलेंगे उतना ही ज़्यादा उसका वॉन्ट हाफ होगा। तो सबसे कम होगा C12H22O11 का, उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये 2 अणु में बट रहा है, इसका जितने मिलते हैं, जितना भाग लेता है उतने ही मिलते हैं, यानी कि इसका कोई वियोजन नहीं हो रहा है। इसके 2 अणु बन जा रहे हैं, इसके 3 अणु बन जा रहे हैं और इसके 5 अणु बन जा रहे हैं। इसका मतलब सबसे कम वॉन्ट हाफ गुणांक हो जाएगा इसका। उसके बाद में आएगा KCl का, उसके बाद में आएगा CaCl2 का, और सबसे ज़्यादा होगा Al2SO4 होल थ्राइस का। एक और क्वेश्चन वॉन्ट हाफ फैक्टर से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है NaCl का 0.58% विलयन -0.20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसके वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। वियोजन की मात्रा निकालनी है, यानी कि हमको अल्फा का मान निकालना है। जल के लिए हमें मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान Kf का मान हमको दे दिया गया है, मोलल अवनमन स्थिरांक का मान हमको दे दिया गया है। तो हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले क्या क्या गिवन वैल्यू है, क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर 0.58% है, तो इसको हम ग्राम में मान सकते हैं, यानी कि यहाँ पर WB की मात्रा यदि हम 0.58 ग्राम मानते हैं तो WA इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 माइनस 0.58, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 99.42 ग्राम। ये है WA की वैल्यू हमने निकाल दी है, WB की वैल्यू हमको पता है। अब है हमें दिया गया है, वैल्यू दी गई है TF की वैल्यू, और हमें TF नॉट की वैल्यू भी पता है जो कि होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि जल के लिए TF होता है TF नॉट। जल के लिए मैं TF को दर्शा रही हूँ, यानी हिमांक को दर्शा रही हूँ मैं, यहाँ पर TF नॉट को दर्शा रही हूँ। तो यहाँ पर ये हो जाएगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर इसको हम कहते हैं 273 केल्विन। यदि हम इस विलयन के लिए NaCl विलयन के लिए यदि हम देखें तो हमें इसमें मात्रा दी गई है 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका मतलब ये है इससे थोड़ा सा कम, कुछ मात्रा कम। तो यहाँ पर हो जाएगा
TF की वैल्यू हमको दी गई है यहाँ पर 0.20 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि है माइनस में। और यहाँ पर इसकी केल्विन में यदि हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर केल्विन में वैल्यू है 272, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू है यानी कि कम हो गई है, तो ये हो जाएगी 272.80 डिग्री, नहीं सॉरी केल्विन में। अब हम देखते हैं डेल्टा TF की वैल्यू। डेल्टा TF हमें पता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक होता है। यहाँ पर विलायक का हिमांक, विलायक चूंकि जल है तो उसका हिमांक होता है 273, और यहाँ पर विलयन का हिमांक कम हो चुका है जो कि है 272.80 डिग्री 80 केल्विन। तो यहाँ पर डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी 0.20 केल्विन। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, हमें निकालना है वियोजन की मात्रा को। तो वियोजन की मात्रा निकलती है, वियोजन की मात्रा हमें पता है NaCl के लिए वियोजन की मात्रा का मान होता है अल्फा इज इक्वल्स टू I-1। ये मान होता है किसके लिए? NaCl के लिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF.m। यदि इसमें वांट हाफ फैक्टर भी आ जाए, वांट हाफ फैक्टर यानी कि I की वैल्यू भी आ जाए, तो इसका फॉर्मूला होता है I KF.m। यहाँ पर m दर्शा रहा है मोलैलिटी को। तो अगर हमें इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू भी पता है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर इसको मैं खोल के लिखूंगी तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू, इसको यदि खोल कर लिखती हूँ तो m इज इक्वल्स टू होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी I इज इक्वल्स टू डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन KF इंटू WB इंटू 1000। यहाँ पर इनका मान रख देते हैं। हमें डेल्टा TF का मान पता है 0.20, डेल्टा TF का मान पता है 0.20, यानी I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0.20 इंटू MB। MB यहाँ पर हम देखते हैं NaCl के लिए MB होता है 58.5, तो ये हो जाएगा 58.5। WA की वैल्यू है, हमने निकाली थी यहाँ पर, WA की वैल्यू है 99.42 ग्राम, तो यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे 99.42। अपॉन में वैल्यू आएगी KF की, जो कि हमें दी हुई है क्वेश्चन में, यानी कि 1.86। इनटू में आएगा WB की वैल्यू है 0.58 ग्राम, तो ये हो जाएगा 0.58 इंटू 1000, तो यहाँ पर आ गया ये 1000। इसको कैलकुलेट करने पर हमें वैल्यू मिलती है 1.078। यहाँ पर I की वैल्यू हमें मिल गई है। तो NaCl के लिए हमें पता है अल्फा इज इक्वल्स टू होता है I-1। मैंने ये प्रीवियस क्लास में आपको पहले ही बता दिया था कि NaCl के लिए कैसे वियोजन की मात्रा निकालेंगे, और CaCl2 के लिए, इन सब के लिए मैंने वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी बताई थी। तो यहाँ पर वियोजन की मात्रा NaCl के लिए होता है I-1। तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा, I की वैल्यू है 1.078 माइनस 1 करने पर यहाँ पर आ जाएगा 0.078। और यदि हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें, वियोजन की मात्रा को यदि परसेंटेज में लिखना चाहें तो इनटू कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी अल्फा इज इक्वल्स टू 7.8%। इसका मतलब ये है कि NaCl के वियोजन की मात्रा जो है वो यहाँ पर है 7.8%। अगर आपने मेरे साथ साथ क्वेश्चन के आंसर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो के एंड में क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, तो आप उनको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और या फिर उनका स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव रख सकते हैं।
यहाँ पर एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर करना है। जैसा मैंने ये पहला क्वेश्चन करवाया है वैसा का वैसा ही ये क्वेश्चन है, थोड़ी सी इसमें वैल्यू चेंज है, तो ये आपको होमवर्क के तौर पर करना है। NaCl का 0.37% विलयन माइनस 0.23 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है। इसके लिए वियोजन की मात्रा ज्ञात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से आपको पढ़ाती रहूं, इसी तरह से मेरे वीडियोस अपलोड करती रहूं, तो इसके लिए मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।